आज की डेट में अगर परिसीमन हो गया, मान लेते हैं, तो कितनी सीटों, कितने सांसद बैठेंगे एक बार में संसद में? पूरे विश्व की राजनीति में कोई ऐसा देश नहीं है जिसने परसीमन पर रोक लगाई है। इमरजेंसी के दौरान परसीमन पर रोक लगाने का क्या आधार हो सकता है? कंपटीशन जो होता है ना, वो काबिल लोगों को जन्म देता है, कमजोर लोगों को नहीं जन्म देता है। महिलाओं की स्थिति आज की डेट में राजनीति में कहाँ खड़ी है? महिलाओं की तो स्थिति वो है कि आप शब्दों से बयान नहीं कर सकते। सवाल ये है कि हम सिर्फ दिखावे की बात करते हैं। लेकिन इसके सिक्के के दो पहलू हैं ना। इस पे तर्क ये भी दिया जाता है कि भाई छात्र राजनीति शुरू होती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। राजनीतिक दलों को हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। अब आप अपने युवाओं के पीठ पर बैठ करके अगर आप राजनीति करेंगे तो आप विकास कैसे कर पाएंगे? युवाओं के साथ बुजुर्गों का और एक्सपीरियंस का, तजुर्बे का भी साथ बहुत जरूरी है राजनीति में, आपको नहीं लगता? इसको तो नकारा ही नहीं जा सकता। टिकट लेना, चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना, सब में बड़ा अंतर है। मैं इस बात का विरोध करता हूं कि छात्र राजनीति में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट हमारा बेहद खास होने जा रहा है। देश में एक ऐसा मुद्दा है जिसकी गंभीरता से चर्चा करना बहुत जरूरी है। देश की राजनीति में अगर उस मुद्दे को हटा दिया जाए तो कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में उसके बहुत ही दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। देश की राजनीति को लेकर इस पॉडकास्ट में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, किन किन बातों पर, मुद्दों पर बात करेंगे, वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की राजनीति में युवाओं की क्या स्थिति है, उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, महिलाओं की भागीदारी कितनी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे परिसीमन की। परिसीमन एक ऐसा मुद्दा है जिसकी चर्चा बहुत जोर शोर से होनी चाहिए और उसके फायदे क्या हैं, उसके नफा और नुकसान क्या हैं, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे युवा राजनीति की। जितने भी बुजुर्ग नेता जो रिटायर हुए हैं, उनके जाने के बाद उनकी जगह पर कौन आया है? क्या कोई युवा बैठा है? क्या 30 साल से कम उम्र का कोई सांसद बैठा है? ये तमाम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आई युवा के संस्थापक हैं रुद्र प्रताप सिंह जी। रुद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बहुत नमस्कार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रुद्र जी, सबसे पहले आप आई युवा आपकी संस्था है, उसके बारे में जल्दी से दर्शकों को बताएं। लोग जानना जरूर चाहेंगे। युवा शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, तो क्या सोच थी, क्या कैसे काम करती है आपकी संस्था, क्या इसमें मकसद है? देखिए, पहले इसका नाम रखने के पीछे एक मेरी लॉजिक थी कि जब आप इसको कहते हैं तो आप अपने लिए कहते हैं कि आई युवा, मतलब कि मैं युवा हूँ। तो इससे मैंने इसके नाम रखने की शुरुआत करी। और हमारी संस्था का जो मुख्य कार्य है कि युवाओं के राजनीति में जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जाए जी। क्योंकि देखिए, बात तो होती है कि युवाओं की, कि युवा देश का भविष्य है, लेकिन जब राजनीति में वो पिछड़ जाता है तो भविष्य उसका अंधकारमय होता है। तो इसलिए हम लोग इस पर बहुत लंबे समय से इस पर कार्य कर रहे हैं कि युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाई जाए। और साथ में हमारा एक और कार्यक्रम है युवा भारत अभियान, जिसके माध्यम से हम लोग ग्रामीण भारत को करीब से देखने की कोशिश करते हैं कि तो जिसमें उसमें एक बड़ा मुख्य बिंदु ये होता है कि हर गांव में एक खेल का मैदान और एक ई लाइब्रेरी की स्थापना करी जाए कि जिससे गांव का बच्चा पढ़ भी सके और शारीरिक रूप से स्वस्थ भी हो सके, क्योंकि दोनों चीज जरूरी होती है एक युवा के लिए, एक बालक के लिए। तो इस पे हमारी संस्था काफी लंबे समय से काम कर रही है। बहुत बहुत अच्छी बात है। और गाँवों में, ग्रामीणों में अगर लाइब्रेरी खुलेगी, किताबें वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी बच्चों को और खेलने का मौका मिलेगा, तो वाकई वो भारत आगे जाएगा और वो क्षेत्र आगे बढ़ेगा। हम पहले युवाओं की बात कर लेते हैं। क्या आज की डेट में राजनीति में जहां हम लोग खड़े हैं, युवा उनकी कितनी भागीदारी आपको दिखाई दे रही है? कितना बढ़ चढ़ कर आना चाह रहे हैं? जो कि आप इस पर काम कर रहे हैं, तो आप अच्छे से समझा पाएंगे। देखिए, अगर युवाओं की बात करी जाए तो युवाओं की भागीदारी राजनीति में नहीं के बराबर है। कारण क्या है कि जिनको हम युवा के नाम पर बात करते हैं वो कुछ चंद परिवार के लोग हैं कि जो केवल अपने पारिवारिक विरासत को संभाले हुए हैं। वो राजनीति का हिस्सा नहीं है। वो एक विरासत है जिसको वो पीढ़ी दर पीढ़ी संभालते हुए जा रहे हैं। देखिए, देश की राजनीति में युवा कब था? जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई। आपने देखा होगा कि अगर देश के लिए कुर्बानी जिन लोगों ने दी है, अगर उनकी लिस्ट निकाली जाएगी तो अधिकांश लोग उसमें 25 से 30 साल के बीच होंगे जिन्होंने देश को आजाद कराया था। और आजादी के बाद की भी एक स्थिति बनती है जो बहुत मतलब समझने वाली बात है। और आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शुरुआती 3 चुनाव हुए हैं उसमें जो युवाओं की आबादी थी वो 30% थी। अच्छा। जो चुन के प्रतिनिधि आए हैं, वो आंकड़े की बात है। जब 52 में इलेक्शन हुआ, 57 में हुआ या 62 में हुआ, तो युवाओं की आबादी जो थी वो 30
प्रतिशत थी जो 40 साल से कम उम्र के लोग। बताइए। तो सवाल ये उठता है कि देश की आज़ादी की बात हो या आज़ादी के शुरुआती दौर की बात हो, युवा राजनीति को लेकर के कितना सक्रिय था। क्योंकि लोग एक चीज को भूल गए हैं, जब अगस्त क्रांति की बात होती है कि जब अगस्त क्रांति हुई थी तो देश के सबसे सारे बड़े नेताओं को अंग्रेजों के द्वारा जेलों में बंद कर दिया गया था। और अगस्त क्रांति का इतिहास यही है कि उस नेतृत्व का बिना किसी नेता के होते हुए भी जिस तरह से युवाओं ने उसको संचालित किया था वो एक अभूतपूर्व घटना थी। और लोग ये कहते हैं कि अगस्त क्रांति जो थी उससे अंग्रेजों के ऊपर सबसे बड़ा आघात लगा था कि अंग्रेज इस बात से मतलब उनको ये आशंका भी नहीं थी कि इस देश का युवा देश के प्रति इतना समर्पित है। कारण क्या है कि सारे बड़े नेताओं को उन्होंने जिस तरह के किया जाता है कि उन्होंने सबको जेलों में डाल दिया कि कोई इस पे आंदोलन ही नहीं हुआ। लेकिन उसको अगर युवा उस मोमेंट को उस समय चला सकता है, शुरुआती दिनों में भारत की राजनीति में इतनी सक्रियता से चुनाव जीत के आ सकता है, तो आखिर उस युवा के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो आज आते आते जब हम बात करते हैं 2025 की या 2024 के चुनावों की, तो ये केवल परिवार तक ही सीमित रह करके क्यों रह जाता है। जेपी आंदोलन ये सबसे बड़ा सवाल याद दिला दिया आपने। जेपी आंदोलन में बड़े युवा नेता निकले हैं। आप लालू यादव देख लीजिए, नीतीश कुमार देख लीजिए, नेताजी मुलायम सिंह देख लीजिए, वहीं से उन लोगों की राजनीति शुरू। अभी आप जिस देश की राजनीति में जितने बड़े नाम हैं वो सभी जेपी आंदोलन के ही। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, ठीक बात है, कि जो उसके पहले तो देखिए जो लोग थे वो देश के आज़ादी के लड़ाई के लोग थे, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी नेतृत्व या युवाओं के अंदर वो क्षमता दिखी तो वो जेपी आंदोलन के बाद दिखी। और जेपी आंदोलन में निकला हुआ हर व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पे रहा है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि वही जेपी आंदोलन से निकले वही युवा नेता, वही जो समाज की बात करते और समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं, वही सारे लोग कैसे परिवारवाद में बदल जाते हैं। वो वही लोग क्यों युवाओं के लिए सबसे बड़े बाधक बन जाते हैं। क्योंकि वो जेपी ने अपने आंदोलन के द्वारा देश को क्या दिया, वो नेतृत्व दिया, वो लोगों को दिया जो आज भी देश की राजनीति में छाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात ठीक है। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने ये अवसर दिया, क्या उन लोगों ने किसी एक नेता के साथ भी ऐसा किया कि जो ये कह सकें कि नहीं मैंने एक इस युवा को ला करके राजनीति में स्थापित किया और आज देखिए इस राजनीति में इसका कितना बड़ा बोलबाला है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि जब आप अपने लोगों के लिए ही खाई खोदने लगते हैं तो आप विकास कैसे कर पाएंगे। अगर इस देश का बुजुर्ग अपने युवाओं के लिए ही खाई खोदने पर उतर जाए तो देश आगे जा सकता है। वर्तमान परिवेश में यही चीज आपको पूरी राजनीति में होती दिखाई देगी कि युवाओं के लिए खाई खोदी जा रही है। हमारे देश के जो पहले लोग हैं, जो पहले युवा से और सत्ता के शीर्ष तक आए हैं, वो उनके लिए खाई खोद रहे हैं। तो ये राजनीतिक हालात हो गए। आपने ये बात बोली और मेरा दिमाग सीधे वहाँ गया कि जो लोग रिटायर हुए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नेताजी मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, जैसा बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है, ऐसे ना जाने कितने और नेता हैं। उत्तराखंड में कई नेता, खंडूरी साहब, वो रिटायर हो गए। जो ये जनरेशन जब चली गई तो उनकी जगह पर क्या युवा लोग आ पाए, युवा नेता उनकी जगह ले पाए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैंने क्या कहा कि आप वो स्थिति पैदा नहीं कर पा रहे हैं कि जिससे कोई युवा इसमें इंटरेस्ट ले, और आप जानबूझ करके ऐसा नहीं चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अनजाने में हो रही है। अच्छा। ये जानबूझ करके किया जा रहा है। आप एक बात बताइए, वर्तमान में जितने भी बड़े नेता हैं क्या उन्होंने अपनी धरोहर किसी और नेता को सौंपी है? अगर परिवार की बात छोड़ दी जाए तो आप बताइए कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि आप उड़ीसा के नवीन पटनायक जी की बात करिए, क्या नवीन पटनायक जी इतने दिन सत्ता में रहने के बाद किसी ऐसे नेतृत्व को तैयार कर पाए कि जिस पर देश को गर्व हो? या ममता बनर्जी जी आप वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, या आप उत्तर प्रदेश में आप मायावती जी की बात कर लीजिए, या और बहुत सारे बड़े नेता हैं। मैं एक नेता के नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी में। क्या उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के किसी ऐसे नेता को तैयार किया कि जो उनके कद काठी का हो? बड़ी बात है। तो ये कैसे नहीं हुआ? क्योंकि अगर कोई रास्ता है और उस रास्ते पर चलकर आप सफल हुए हैं तो दूसरे आदमी के लिए वो रास्ता कैसे रुक गया? वो तो और आसान हो जाता है ना। किसी भी आप दुनिया के किसी और भी फील्ड में आप जाकर के देखते हैं तो वहां ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अपनी धरोहर किसी को सौंपता है या उससे प्रेरित होकर के बहुत सारे लोग उस जैसे काम करते हैं। ठीक बात। लेकिन वो राजनीति में क्यों नहीं होता है? नहीं होता है क्योंकि वही व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि कोई हमारे जैसा बने। क्योंकि अब जेपी जैसे नेता कहाँ रहे?
आज अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग कहाँ रहे कि जो एक देश में एक नया नेतृत्व पैदा कर दें, लोगों के अंदर वो विचार ला दें। आप मैंने तो देखे जेपी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी को ऐसा देखा है कि जिनके समय में आपने देखा होगा कि बहुत तेज तर्रार और बहुत ऐसे नेता निकले हैं कि जो आज भी राजनीति को संभाले हुए हैं, वो उन्हीं के समय में निकले। तो देखिए, हमेशा किसी भी जनरेशन को एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। जब तक मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तब तक युवा किसी फील्ड में काम कैसे करेगा। अटल जी की आपने बात की, मुझे अटल जी का एक वाक्य याद आ गया। संसद में उन्होंने दिया था कि वो सभा नहीं जहां पर बुजुर्ग ना हो। तो युवाओं के साथ बुजुर्गों का और एक्सपीरियंस का, तजुर्बे का भी साथ बहुत ज़रूरी है राजनीति में, आपको नहीं लगता? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ इसको नहीं, ये तो सर्वविदित है, इसको तो नकारा ही नहीं जा सकता। लेकिन केवल अनुभव तो नहीं चाहिए ना, दोनों का बैलेंस होता है। देखिए, हमारा शरीर है तो हमारे शरीर में अगर हमारा हाथ ही केवल ताकतवर हो गया, पैर में हमारे पैरालिसिस हो जाए तो क्या हम वो शरीर से अच्छे लगेंगे? तो बैलेंस सब कैसे बनता है? बैलेंस समानता से बनता है कि सबको समान अवसर मिला जाए। हम युवाओं की राजनीति पर बात कर रहे हैं। आप युवाओं के आरक्षण के पक्ष में हैं? जी बिल्कुल, मेरी संस्था 32% यूथ रिजर्वेशन पे ही काम करती है। कि युवाओं को राजनीति में अगर मौका ऐसे नहीं मिलेगा तो उनके लिए सीटें रिजर्व करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप अवसर नहीं दे रहे हैं तो इसके सिवा और कोई विकल्प बचता नहीं, क्योंकि राजनीति का जो अभी तरीका है वो किसी से छुपा नहीं है। जी जी जी। टिकट लेना, चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना, सब में बड़ा अंतर है। हाँ। जैसे बातें होती हैं कि भाई लोकतंत्र में तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना दोनों में फर्क है ना। आज चुनाव जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे और क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, वो क्या किसी युवा के बस का बात है कि उस चीज को करके वो चुनाव जीत जाए? तो ये एक, जैसे मैं बार बार जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि एक खाई सी क्रिएट कर दी गई है कि जिसको पार नहीं कर पा रहा है। तो ये जो समस्या है वो सबसे जटिल समस्या है। एक आखिरी सवाल युवाओं पर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने पॉडकास्ट में। बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहां पर छात्र राजनीति खत्म कर दी गई है। आपको लगता है कि ये सही है या गलत है, या होनी चाहिए जिससे युवाओं को और आगे आने का मौका मिले? देखिए, पूरी तरह से गलत है। कारण क्या है कि ये एक ऐसी परंपरा का हमने अंत किया कि जहां से राजनीति के पौधा उगता है। आपने छात्र संघ राजनीति को रोक लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी थी? क्योंकि एक विचार है, कोई ऐसी बात चीज थोड़ी है कि जिसको आप गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति इस देश की एक परंपरा है और राजनीति में सबकी रुचि होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, मैं इस बात का विरोध करता हूं कि छात्र राजनीति में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अच्छा। छात्र राजनीति व्यक्तिगत होनी चाहिए, मतलब किसी के सिंबल पर चुनाव ना लड़े। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, छात्र अपने कैंपस की राजनीति करता है, वो बाहर की उसकी राजनीति से क्या मतलब है? ठीक बात है। ये कैंपस में, एक यूनिवर्सिटी में, एक कॉलेज में किसी राजनीतिक दल और उसकी विचारधाराओं का क्या लेना देना है? वो उसके बाद की बात होती है। लेकिन कैंपस के अंदर बाहरी राजनीति का हस्तक्षेप हो, ये नहीं होना चाहिए, जो कि पहले नहीं होता था। पहले छात्र राजनीति व्यक्तिगत होती थी। जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज के आप होते थे, वहीं के मुद्दे सीमित होते थे, उसी के आधार पर आप चुनाव लड़ते थे और उन्हीं के मुद्दे के आधार पर आप चुनाव जीतते थे और वहीं की बातें चर्चा होती थी। अब एक बात बताइए कि बीएचयू का लड़का जेएनयू के बारे में क्या जानना चाहेगा? वो, क्योंकि उसका जो सर्कल है वहीं का है। लेकिन उसमें अगर केंद्रीय पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टियां हस्तक्षेप करती हैं तो उसका क्या महत्व होता है? लेकिन इसके सिक्के के दो पहलू हैं ना। इस पे तर्क ये भी दिया जाता है कि भाई छात्र राजनीति शुरू होती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है, लोग अराजकता फैलाते हैं। बिल्कुल बढ़ती है, और इसीलिए मैंने क्या कहा कि जब बाहरी राजनीति उसमें प्रवेश करती है तो ये बढ़ेगी, क्योंकि तो वहां तब आपके वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है। राजनीतिक दलों को हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। आज जितने राजनीतिक दल ने अपनी छात्र विंग बना रखी है, क्या उनका योगदान किसी छात्रों के विकास को लेकर के है? मुद्दा तो यही है ना, शिक्षा के विकास पे वो काम कर रहे हैं। वो एक राजनीतिक दल के छात्र विंग के तरह काम कर रहे हैं, तो ये तो चीज होनी ही होनी है। आप छात्र राजनीति में अपने वर्चस्व को क्यों लाते हैं? भाई इंडिविजुअल होने चाहिए ना। जैसे ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, वो किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं होते हैं। कल के डेट में उसको आप पार्टी के सिंबल पर करा के देख दीजिए, पूरे गांव की राजनीति आप बदल जाएगी। एक दूसरे को आप आपस में टकरा देंगे, क्योंकि वहां व्यक्तिगत की जगह आप पार्टी की बात करने लगते हैं। तो वो इकाई पार्टी के लिए नहीं सूट करती है। पार्टी की इकाई, क्योंकि देखिए, कोई भी पार्टी की विचारधारा जो होती है वो प्रदेश को लेकर के होती है, देश को लेकर के होती है, वो एक उसका आइडियोलॉजी होती है, उसके साथ वो काम करती है। वो हर जगह नहीं लागू हो सकती है, और खास करके छात्र राजनीति में तो बिल्कुल लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर बात होती है।
तो वो मुद्दे हमको लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को उससे दूर रहना चाहिए। हाँ। और व्यक्तिगत आधार पर छात्र संघ को बहुत सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए कि जिससे आने वाले भविष्य में देश की राजनीति को समझने वाले, देश की राजनीति को आगे ले जाने वाले वहां से आपको नेता दिखाई दे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसीलिए इसमें बहुत सारी डिबेट होती रहती है अक्सर आए दिन, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे, हम परिसमन पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, आपके विचार जान लेना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं की स्थिति आज की डेट में राजनीति में कहाँ खड़ी है? देखिए, महिलाओं के बारे में अगर बात करी जाए तो महिलाओं की तो स्थिति वो है कि आप शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं, कि हम केवल बातें करते हैं महिलाओं के। भाई, जब हम आधी आबादी की बात होती है तो केवल नारों में, किताबों में, शब्दों में ये सुनाई देती है, हम कभी करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, जबकि ये सबका व्यक्तिगत मामला है। ऐसा नहीं है कि ये केवल राजनीतिक दलों की बात है, हमारे घर परिवार हर जगह महिलाएं हैं और हम इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप देखिए, देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद हर समय महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, महिला सुरक्षा की बात हो रही है, लेकिन ये दिखावा से ज़्यादा आपको कहीं कुछ दिखाई देता है? क्यों ऐसा होता है? आप एक बार बताइए कि देश में एक बहुत सशक्त प्रधानमंत्री महिला रही हैं, लेकिन उसके बाद महिला राजनीति को घून सा क्यों लग गया? एक समय हुआ करता था, आपको याद होगा कि इस देश की राजनीति में 5-6 महिला सशक्त मुख्यमंत्री हुआ करती थी, या संसद में बहुत ताकतवर महिलाओं की आवाज उठा करती थी, लेकिन वो कहाँ चली गई? तो सवाल ये है कि हम सिर्फ दिखावे की बात करते हैं। महिलाएं हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हम अपने परिवार के साथ दिखावा कैसे कर सकते हैं? हम बाहरी लोगों को बात, अगर अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर बात हो तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी घरेलू बात हो रही है कि हम अपने घर की महिलाओं की, हम अपने घर के बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो हम विकास की कैसे बात कर रहे हैं? और वो चीज आपको दिखाई देती है। आप बात देखिए, इस देश की कितने सारे प्रदेश हैं, कोई कितनी महिला मुख्यमंत्री है? हाँ, ठीक बात है। अगर ममता बनर्जी के बाद अगर कोई महिला मुख्यमंत्री हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आज की डेट में नहीं है, लेकिन मायावती रही हैं, उससे पहले हमने बहुत सारी चीजें देखी। मैंने क्या कहा, बहुत सशक्त महिलाएं रही हैं। सुषमा जी का भाषण आज भी लोग याद करते हैं। जी, कई प्रदेशों में रहा। आप शीला दीक्षित जी को देख लीजिए, साउथ में देख लीजिए, हर जगह महिलाएं रहे हैं। उमा भारती जी भी रही बहुत। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसका असर कहाँ दिखा? उसके बाद क्या हो गया? आज क्या हमारी महिलाएं योग्य नहीं हैं? क्या उनके अंदर वो कार्य क्षमता नहीं है? आज आप एक बात बताइए कि भारतीय मूल की महिला जाकर के, हम कितने इस बात को जोर शोर से उठा रहे थे कि यूएस का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ी थी। वो अलग बात है कि वो चुनाव नहीं जीती, अन्यथा वो यूएस प्रेसिडेंट बनती। ठीक बात है। तो हमारे मूल की महिला जा करके दूसरे देश में, वो भी यूएस जैसे, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे छोटे मोटे देश की हम बात कर रहे हैं, दुनिया का सबसे ताकतवर देश जिसको हम लोग मानते हैं, उस देश के प्रेसिडेंट के इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रही है ना। और वहां ऐसा भी नहीं है कि 20-25 उम्मीदवार होते हैं, वहां तो 2 ही लोग होते हैं। तो उस स्थिति में अगर वहां जाकर के उसमें भाग ले सकती हैं, तो क्या भारत की राजनीति में वो महिलाओं के अंदर वो कार्य क्षमता नहीं है? या कोई ऐसी महिला बताइए कि जो अपने कार्य क्षमता में सफल ना हुई हो। आज आप एक बात बताइए कि ममता बनर्जी अकेले दम पर, व्यक्तिगत आधार पर एक प्रदेश की मुख्यमंत्री तीसरी बार हैं। नो डाउट। तो इसमें कोई संदेह है? नो डाउट। मायावती उत्तर प्रदेश की हमारे ख्याल से 4 बार मुख्यमंत्री रही बिल्कुल अपने दम पे। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो कह सके कि मेरे आधार पर। शीला जी आप देख लीजिए, आज भी उनके कामों की कितनी प्रशंसा और चर्चा होती है। तो सवाल ये उठता है कि कार्य क्षमता है, लेकिन हम अपने लोगों को ही आगे नहीं आने दे रहे हैं। उसका कारण क्या है? और हम बात करते हैं कि आधी आबादी की, हम बात करते हैं कि महिला सुरक्षा की। तो ये दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब भी कहीं स्वस्थ राजनीति की बात होती है या हम विकास की बात करते हैं, तो सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए। और अपने लोगों के साथ तो कम से कम ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि जिससे अपने लोगों का मनोबल टूटता है। तो इस देश में आप देखेंगे महिलाओं का और युवाओं का मनोबल राजनीति में उसी स्तर पर है कि वो एकदम टूटे मनोबल के साथ है। आप किसी से बात कर लीजिए, उनका जवाब क्या आता है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि सच्चाई यही है कि जो इसका रास्ता है उसको इतना दुर्गम बना दिया गया है कि उस पे कोई जाने से पहले भी 10 बार सोचता है कि जाएं या न जाएं। सर, परिसीमन की बात करते हैं। रुद्र जी, आप इस पर बहुत काम भी कर रहे हैं और लगातार आप आवाज़ भी उठा रहे हैं। परिसीमन, क्या हमारे सांसद जो हैं उनके नीचे जितनी जनता है, क्या वो ज़्यादा है?
या फिर जितनी सीटें आज की डेट में लोकसभा में हैं वो ठीक हैं, सेटिस्फाई है, या फिर बढ़नी चाहिए? और अगर बढ़नी चाहिए तो आपके हिसाब से आज की डेट में लोकसभा में कितने सांसद होने चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 पहलू हैं। पहले तो देखिए, इस न सांसद की संख्या के पे है, न जनसंख्या पे है, ये एक राजनीतिक सोच पे है। अच्छा। क्योंकि जब परिसीमन की व्यवस्था करी गई, जब हमारा देश का संविधान बनाया, तो उन लोगों ने इस चीज को बहुत बारीकी से समझा कि आखिर लोकतंत्र चलेगा कैसे। ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने की जो लोग ताकतवर होंगे वो कभी भी कर सकते हैं प्रयास, और हो सकता है। और आप देख लीजिए कि अपने पड़ोसी देश और बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जो लोकतंत्र के बाद किस तरह की वहाँ की स्थिति पैदा हुई। तो हमारे देश के जो संविधान के निर्माता थे उस पर उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया कि हर 10 साल के बाद जब जनसंख्या की गणना होगी तो सीटों का परिसीमन होगा, और सीटों के परिसीमन में संख्या और क्षेत्र दोनों बदलते हैं। हाँ, जो बहुत बारीकी से समझने वाली बात है कि संख्या भी बदलेगी और क्षेत्र भी बदल जाएगा। तो जिससे ये इस आधार पर इसको बनाया गया था कि इससे किसी का भी एक अधिकार राजनीति पे नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि संख्या बदलेगी तो लोग नए आएंगे, और जब नए लोग आएंगे तो पुराने लोगों के वर्चस्व को चुनौती देंगे। और जब भी किसी चीज में संख्या बढ़ती है या कंपटीशन बढ़ता है तो जिनके अंदर ज्यादा कार्य क्षमता होती है वो लोग उभर कर आगे आते हैं और आगे जाते हैं। ठीक है। तो इसी के आधार पर जो परिसीमन की आधारशिला रखी गई थी, क्योंकि देखिए राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती है। तो अंदर जो आदमी आ गया वो बाहर तो जाएगा नहीं। तो इसको अगर आपको फ्रेश रखना है तो आप कैसे रखेंगे? इसमें नए आदमियों को ला कर रखेंगे। और दूसरे क्या होता है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जनता। लोकतंत्र का आधार क्या है कि जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि, और उसके बाद सरकार बनाई जाती है। तो जनता अपने प्रतिनिधियों को जब चुनती है तो उसका कैसे समन्वय बनेगा? जब हम आपसे कोई अपनी बात कह ही नहीं सकते, ठीक बात है, संसद के माध्यम से ही जनता की आवाज जो प्रतिनिधि होते उठाते हैं। तो जब जनता की आवाज प्रतिनिधि तक नहीं पहुंचेगी, वो संख्या इतनी बड़ी हो जाएगी तो अपन उनकी आवाज कैसे उठा पाएंगे? तो इसी के आधार पर इस संख्या का निर्धारित किया गया था। लेकिन आप ये सोचने वाली बात है कि इतने बारीकी से इसका अध्ययन करके अगर इसे लागू किया गया तो 20 साल में ऐसा क्या आफत आ गई थी कि इस पे रोक लगा दी गई। केवल आजादी के 20 साल की बात हो रही। 3 बार इस देश में परिसीमन हुआ। अंतिम बार परिसीमन जो हुआ था वो 72 में हुआ था। बिल्कुल। और उसके बाद इमरजेंसी के दौरान इस पे रोक लगा दी जाती है, और रोक लगाई जाती है वो भी 25 साल के लिए। फिर 2001 में उसको बढ़ा करके 25 साल और बढ़ा दिया जाता है, तो हम आ जाते हैं 2026 पे। तो लोकतंत्र का जो आधार है, अगर जनप्रतिनिधि लोकतंत्र से हटा दिए जाए, भाई लोकतंत्र का आधार यही हुआ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और उसके बाद संसद। ठीक है। तो जनता तो है, लेकिन अगर उसके चुने हुए प्रतिनिधि ना हो तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचता है? और इसको 50 साल पहले कर दिया गया, और इस पे इस देश के लोकतंत्र में आस्था रखने वाले किसी भी व्यक्ति ने एक भी शब्द नहीं कहे। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपने कहा कि जनता तो है लेकिन उनके चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। कैसे नहीं है सर? देखिए, मैंने अपना वोट डाला एक सांसद को, वो मेरा सांसद हो गया। अब उस लोकसभा क्षेत्र में 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, 30 लाख लोग हैं, तो उसका नेता तो वही होगा ना जिसको वोट दिया। आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ जो कानूनी तौर की बात करी जाए कि जब 1972 में परिसीमन लागू हुआ तो एक 1971 की जनसंख्या के आधार पर हुआ। ठीक है। तो उस समय देश की जनसंख्या 54 करोड़ कुछ और थे। ठीक है। जिसके आधार पर 543 सीटें थी। तो वो 543 लोग किसके प्रतिनिधि हैं? जो उस समय की जनसंख्या 54 करोड़ लोगों के, उन्हीं के प्रतिनिधि हुए ना। क्योंकि उसके बाद अगर हमारे प्रतिनिधि हमको मिले ही कहाँ? अगर उस समय उन लोगों के वो प्रतिनिधि थे तो हमारे कैसे हो गए? आप ही बताइए। हम तो उसको अपना मान रहे हैं ना, हमको तो उसमें ऐड जबरदस्ती हम अपने आप को कर रहे हैं, थोपा जा रहा है। क्योंकि अगर आप ये बताइए कि अगर वो चीज उस समय के लिए पर्याप्त थी, उतने लोगों के लिए ही पर्याप्त थी, तो जो बाकी 90 करोड़ लोग हैं वो कौन है? तो ये अगर उस तरीके से देखेंगे तो हम लोग तो मजबूरी में आप बात कह रहे हैं ना कि हम हमारे वो प्रतिनिधि हैं, लेकिन वो असल में तो उन लोगों के प्रतिनिधि हैं जो 1971 की जनसंख्या के आधार पर जो आंकड़े थे, आज तो वो है नहीं। तो सवाल यही बनता है कि ये आप अपने नागरिकों के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? अगर आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, और इसका जो सबसे मुख्य कारण क्या है, जो मैं बार बार इसको एक साजिश का नाम देता हूं कि इमरजेंसी में इसका क्या रोल था?
इमरजेंसी के दौरान परिसीमन पर रोक लगाने का क्या आधार हो सकता है? इमरजेंसी में जब सारी चीजें बंद कर दी गई थी, देश के सारे नेता नहीं थे, सबको जेलों में डाल दिया गया और भारत की राजनीति उसको काला अध्याय के तौर पर देखती है, उस दौरान इस पर रोक लगाने की जरूरत क्या पड़ी थी? कैसी साजिश? साजिश सिर्फ ये है कि जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको इसी ताने बाने के साथ बुना था कि लोकतंत्र राजतंत्र में नहीं बदलना चाहिए। हाँ, ठीक बात इसी के लिए उन्होंने परिसीमन लागू किया था। नहीं तो आप ये सोचिए ये प्रक्रिया लागू करने की जरूरत क्या थी? एक समय सीटें फिक्स कर दी जाती, उसी के आधार पर देश चलता रहता, क्या फर्क? पॉलिटिकल पार्टीज को दिक्कत कहाँ आ रही है? पॉलिटिकल पार्टियों को दिक्कत ये आ रही है कि लोकतंत्र पर कब्जा कैसे किया जाए। आज आप देखिए कि एक तरह से लोकतंत्र पे कुछ परिवारों का कब्जा है। आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक देख लीजिए, कुछ परिवारवादी पार्टियां और कुछ परिवारवादी व्यक्ति इस पूरे देश की राजनीति पर कब्जा कर लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे समीकरण को अपने अनुरूप ढाल लिया। आप देखेंगे कि देश की राजनीति में जातिगत राजनीति की शुरुआत कब से हुई? जब से परिसीमन पर रोक लगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके क्षेत्र में कौन से जाति के कितने वोट हैं। लेकिन अगर परिसीमन होता तो क्षेत्र बदल जाता, तो आप कैसे डिसाइड करते कि वोटर हमारे कितने जाति के हैं? तो समीकरण नहीं बनता। आप बताइए कि परिवारवाद कैसे परिसीमन के बाद देश में हावी हुआ? आज इस देश की राजनीति में बताइए कौन सा ऐसा परिवार है कि जिसके दूसरी या तीसरी जनरेशन के लोग राजनीति में नहीं है? तो इसको लोकतंत्र आप कैसे कह सकते हैं? यही तो राजतंत्र होता है। राजा का लड़का राजा बने, यही तो राजतंत्र। उस समय भी प्रजा थी, उस समय भी सभाएं होती थी, उस समय भी यही सिस्टम होता था ना। अगर अंग्रेजों के समय में आप चले जाएंगे तो इस देश के सिस्टम में और अब उस समय के सिस्टम में फर्क क्या था? उस समय भी अधिकारी होते थे, उस समय भी पुलिस थी, उस समय भी बाकी चीजें इसी तरह से चलती थी, लेकिन शासक एक होता था। आज वही हुआ। अगर जनरेशन टू जनरेशन यही चीज अगर होने लगी तो लोकतंत्र कहाँ बचता है? और इसीलिए व्यवस्था करी गई थी ना कि नए लोग आएंगे, तो नए लोग जब आएंगे तो आपको चुनौती देंगे। संसद में अगर 1450 की जगह आप 543 लोगों के साथ बैठेंगे तो 543 कौन होंगे? जो लोग पहले से बैठे हुए हैं, जो किसी को आने का मौका नहीं देंगे। दूसरी चीज आप देखिए, उसके बाद आपने हर चीजों पे कंट्रोल कर लिया। हर राजनीतिक दल ने एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां बनाई और जो एक तरह से प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रही है कि उनके बाद उनका लड़का उसका प्रमुख है। आप पूरे देश की राजनीति उठाकर देख लीजिए, वो तो है, हर पार्टी में। हाँ। ये पहले क्यों नहीं था? परिसीमन में अगर नहीं होता, परिसीमन पर रोक नहीं लगाई जाती, तो उससे पहले किसी राजनीतिक पार्टी का जन्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके पक्ष में आप समीकरण अपने पक्ष में नहीं कर पाते। ठहराव हो गया, कोई भी चीज जब ठहर जाती है तो उसमें सड़न पैदा हो जाती है, प्रकृति का सिद्धांत है। तो हमारे देश का लोकतंत्र 50 सालों से ठहर गया है, और उसी ठहराव की वजह से आप बताइए कि अगर हम राजनीतिक बात किसी आम आदमी से कहते हैं तो राजनीति को किस दृष्टि से देखता है? उससे हे दृष्टि कुछ हो सकती है। ठीक बात है। तो जो देश की लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है, उसको अगर लोग हे दृष्टि से देख रहे हैं तो उसको सुधारने की आवश्यकता है या नहीं? अब मुझे एक बात और समझाइए, आम जनता कैसे, पब्लिक कैसे समझे कि जब परिसीमन होगा तो उसको डायरेक्ट क्या फायदा होने वाला है? देखिए, अब परिसीमन के फायदे हैं सबसे बड़े कि आपकी जनप्रतिनिधि बढ़ेंगे। अच्छा। तो जनता की आवाज, जो संसद तक बार बार ये कहा जाता है कि जनता की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, जनता की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, क्योंकि जनता उन नेताओं से कनेक्ट नहीं कर पाती। दूसरी जो सबसे बड़ी फायदा होगा कि जब आपकी जनप्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा होगी तो कार्य क्षमता बढ़ती है। ठीक है। आज आप बताइए 30 लाख की संख्या पे हमारे एक सांसद हैं, वो वोटरों तक तो दूर की आप बात छोड़ दीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई भी सांसद अगर ये दावा करके बता दे कि वो हर एक गांव में गया है तो मैं उस बात को मानने के लिए तैयार हो जाते। हो ही नहीं सकता है बात उनकी, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं। प्रैक्टिकल सच्चाई पे आप हमको आना पड़ेगा ना। हम सच के साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? सच्चाई यही है कि एक व्यक्ति की एक कार्य क्षमता होती है। अभी तो हम राजनीति की और सारी बातों पे चर्चा करेंगे कि उसमें और क्या क्या बुराइयां हैं, लेकिन हम एक उस नेता की बात कर रहे हैं जो वाकई जमीन पे काम करता है और जनता के बीच जुड़ा हुआ है। उसकी भी कार्य क्षमता होती है। वो 30 लाख लोगों तक कैसे पहुंच सकता है? और क्या 30 लाख लोगों की समस्या ही नहीं होगी? बिल्कुल समस्या तो रोज होगी, परेशानियां तो रहेंगी, वो कभी खत्म नहीं होंगी। और वो अपनी परेशानियां किससे कहेगा? अपने जनप्रतिनिधि से कहेगा, जो उसकी आवाज उठाकर यहाँ पर लाए और संसद में उस बात पर चर्चा करे। आज हम बात करते हैं अलग अलग प्रदेशों की कि वहां पर विकास नहीं हुआ, वहां पर इतनी दिक्कत है, आए दिन
खबरें आती रहती हैं, वो क्यों होती हैं? क्योंकि उनकी बात संसद तक आती ही नहीं है, उनका जनप्रतिनिधि उन तक नहीं पहुंच पाता है। और उसकी सिर्फ वजह ये है, आप एक बात बताइए, हम चर्चा कर रहे हैं कि हम देश को 2047 तक विकसित बना देंगे। कैसे बना देंगे? उसका कोई आधार होगा ना भाई। अगर कोई चीज का अगर आप दावा करते हैं, सरकार ने सोचा होगा कुछ? नहीं, मैं दावा करते हैं तो उसके तथ्य होते हैं, उसी के आधार पर होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने आंखें बंद कर ली और कोई बात कर ली। अगर हम तुलना करेंगे विकसित देशों से, भाई इस दुनिया में बहुत सारे देश विकसित हैं और बहुत पहले से हैं, तो हम तुलनात्मक रूप से उन्हीं का अध्ययन करेंगे ना, और उन्हीं के जैसा होने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने अपने आप को विकसित कैसे बनाया। पूरे विश्व की राजनीति में कोई ऐसा देश नहीं है जिसने परिसीमन पर रोक लगाई है, और खासकर मैं विकसित देशों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और अगर आंकड़ों में आप आएंगे तो अमेरिका में सबसे ज्यादा संख्या पे एक सांसद है। 6 लाख की संख्या में अमेरिका में एक सांसद होता है। अच्छा, ठीक है। और हमारे यहाँ तो शायद 20 लाख से ज्यादा हो गए 30 लाख पे अपने यहाँ हो गए, 30 लाख की संख्या हो गई, एवरेज में बता रहा हूँ। अब आप आ जाइए यूरोप की। अच्छा। यूरोप के जितने देश हैं काफी विकसित हैं, उनकी संख्या 1.5 लाख से कम हो जाती है। बताइए। उनकी 1.5 लाख की संख्या पे एक सांसद होता है। तो आप अगर विकसित बनना चाह रहे हैं तो इस प्रक्रिया में अपनी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो आप दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? जब आप भाई कोई तो तरीका होगा। कोई आदमी बोलता है कि आप ये चीज करके ऐसे सफल होंगे, तो एक तरीका होता है ना, उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ना। ये तो लोकसभा और विधानसभा दोनों पे लागू हो जाएगा, फिर हर जगह लागू होता है। यही तो मैंने क्या कहा कि इस संविधान में इस बात को क्यों रखा गया। अगर उस समय हमारे संविधान निर्माता ऐसे तो थे नहीं, और इस देश का संविधान सर्वसम्मत से बना है, वोटिंग के आधार पर नहीं बना है, पूरी तरह से सहमति के आधार पर इस देश का संविधान लागू हुआ है। तो उसमें अगर सब लोग इस बात पर सहमत थे कि इसकी प्रक्रिया ये रखी जाए, तो इस पर रोक क्यों लगाई गई? और अब तर्क देखिए इसका कितना हास्यास्पद है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए इस पर रोक लगाई गई है कि जनसंख्या इससे नियंत्रित हो जाएगी। अब आपको एक बात बताइए कि आपको कैसे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण परिसीमन से हो जाएगा? तो इस तर्क के साथ इसको लगाया गया और इमरजेंसी के दौरान लगाया गया। नहीं, इसमें एक सवाल और उठता है। देखिए, इसमें यह भी उठता है कि कहीं पर जनसंख्या बढ़ी होगी, थोड़ा हाइपोथेटिकल है क्योंकि मेरे पास आंकड़े नहीं है, इस वजह से मैं ऐसे कह रहा हूँ, और कई ऐसी जगह होंगी जहाँ पे जनसंख्या कम भी हुई होगी या फिर बराबर रही होगी, ना बढ़ी है ना घटी है। तो वहां पर भी वहां पर क्या परिस्थिति बनेगी फिर? देखिए, ये स्थिति तब भी थी और आज भी है कि जनसंख्या, दक्षिण भारत के लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण किया, उत्तर भारत में उस तरह से जनसंख्या नियंत्रित नहीं हुई। ये तर्क है और इस बात को मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन इसका समाधान क्या होता है? अगर आपके परिवार में 10 लोगों की जगह 25 लोग हो जाएं, तो आप क्या करेंगे कि 10 लोगों का खाना बनेगा, 25 और 25 लोग खाएंगे, 25 का बनेगा। इसका यही एक समाधान होता है ना कि जो चीज हो गई है, क्योंकि आप उनको भूखा कैसे रख सकते हैं? ठीक बात है। अगर जनसंख्या नियंत्रण साउथ ने किया, नॉर्थ ने नहीं किया, तो उसका आप दंड इस देश की जनता को देंगे जो सीधे तौर पर दिया जा रहा है। उसका आपको समाधान निकालना है ना, तो समाधान कैसे निकलेगा भाई? उसका समाधान पे उस पे चर्चा होगी। ऐसा थोड़ी होगा कि आपने बोल दिया कि नहीं 10 लोगों का खाना बनेगा, चाहे इस घर में 25 लोग हों या आने वाले समय में 50 लोग होंगे। तो जब 10 लोग ही रहेंगे तो आप इसका क्या मतलब निकालते हैं कि बाकी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? और मैं बार बार जो कह रहा हूं कि ये केवल जनसंख्या का मामला ही नहीं है, ये राजनीति की अगर साजिश नहीं है तो विधानसभा पे भी लागू होता है। तो विधानसभा की सीटों का परिसीमन क्यों नहीं किया जाता है? हाँ, छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि उसको किया जा सकता है। मैं देखिए, करना तो देखिए दोनों जगह का है, उसका समाधान है, ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं है, हम उसको करना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर हम इस तर्क को मान भी लेते हैं कि आप चाहते हैं और जनसंख्या के आधार पर साउथ और नॉर्थ की बात हो रही है, आप विधानसभा पर लागू क्यों नहीं करते हैं? विधानसभा पर तो किसी का कोई मतभेद नहीं होगा। नहीं होगा भाई, आज हम बिहार के चुनाव की बात कर रहे हैं, अगर बिहार के सीटें बढ़ती तो केरल तमिलनाडु को क्या नुकसान है? तो इससे यह ना कि हमारी इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि विधानसभा में भी तो जनप्रतिनिधि होता है, वो तो सिर्फ अपने प्रदेश के लिए उत्तरदायित्व रखता है। अगर हम लोकसभा की बात नहीं करते हैं तो सवाल ये है कि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। और इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? हमारे गांव में एक कहावत है
कि जागता हुआ आदमी जो होता है वो नहीं जगता है, सोते हुए आदमी को आप जगा सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो मैं उसको आपको बता सकता हूं और उस पर अपनी सहमति ले सकता हूं। ठीक बात है। लेकिन अगर आप जानबूझ करके वो काम नहीं कर रहे हैं तो मेरे कितने भी बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो परिसीमन की रोक है जानबूझ के लगाई गई है। इसलिए आप एक बार बताइए कि इतना बड़ा मुद्दा जिस देश में एक वोट को लेकर के इतना हो हंगामा मच सकता है कि वोटर लिस्ट से नाम कट गया, एसआईआर, ठीक है, और उसमें भी अभी क्लियरिटी है नहीं कि कटा नहीं कटा, क्योंकि देखिए ये एक बहुत व्यक्तिगत मामला है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम कटा और आपके नाम नहीं जोड़ा जा सकता है तो हो सकता है कि उसके समर्थन में मैं आ जाऊं, ठीक है, या मैं खिलाफ में आ जाऊं, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि किसका नाम कटा या नहीं कटा। ये बहुत व्यक्तिगत बात है, उस पे इस देश में राजनीति हो सकती है और लगभग 3 गुना सीटें होनी चाहिए, वो नहीं है जनप्रतिनिधियों की। उस पे आपने कभी चर्चा सुनी? किसी ने नहीं उठाया। क्यों? उसकी वजह से मैं जाति जनगणना की बात जरूर करते हैं। मैंने क्या कहा कि जातिगत जनगणना की आप बात कर लीजिए, अब उस पे ही हम आ जाते हैं कि इस देश में SC/ST की राजनीति बहुत हो रही है। हाँ, हो रही है। कुछ समय से आपने देखा होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लोग ले करके पूरे देश में टहल रहे हैं, उन पे बहुत चर्चाएं हो रही हैं। उनका सम्मान मुझे लग रहा है कि उस समय भी इतना नहीं रहा होगा जब उन्होंने संविधान बनाया होगा जितना आज के समय में हो रहा है, केवल दलित राजनीति के नाम पे। ठीक बात है। परिसीमन में और आपको ये पता होगा कि राजनीति में सिर्फ SC/ST को आरक्षण प्राप्त है, उनकी सीटें रिजर्व हैं, ठीक है। आज भी लोकसभा की 131 सीटें रिजर्व हैं SC/ST के लिए। हाँ। अगर परिसीमन लागू होता तो उसका सबसे ज्यादा सीधा फायदा किसको होता? क्योंकि उनकी सीटें तो रिजर्व हैं, हाँ। तो उनकी सीटें बढ़ती ना, बिल्कुल बढ़ती। तो अगर आप इतने उनको लेकर के संवेदनशील हैं तो आप उनकी बढ़ती हुई सीटों को क्यों नहीं बढ़ने दे रहे हैं? भाई उनको तो सीधा फायदा होता है ना। मान लीजिए कल के समय में कौन क्या होगा, कैसे होगा, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब उनका आरक्षण लागू था, हर परिसीमन के बाद उनकी कम से कम 10 से 15 सीटें बढ़ती, तो उस पर क्यों रोक लगाया? ये लोकसभा का आंकड़ा आप बता रहे हैं? मैं लोकसभा का बता रहा हूँ। बताइए। वर्तमान में लगभग 24% के आसपास का SC/ST का आपने कोई आंकड़ा निकाला है कि आज की डेट में अगर परिसीमन हो गया, मान लेते हैं, तो कितनी सीटों, कितने सांसद बैठेंगे एक बार में संसद में? देखिए 10 लाख के, जब लास्ट टाइम पे परिसीमन हुआ था तो 10 लाख की संख्या पर एक सांसद थे, ठीक है। अगर वर्तमान में परिसीमन होता है तो उस आधार पर 1400, इस देश की आबादी 145 करोड़ है, 1450 सांसद आपके होंगे और विधानसभा में यही संख्या 3 गुनी बढ़ेगी। 3 गुनी बढ़ जाएगी तो लगभग 1200 विधायक होंगे अपने देश में, 12,000। तो आप ये सोचिए ना कि मैं तो उन लोगों से भी सवाल पूछ रहा हूं जो लोग राजनीति में हैं। अब पार्टी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं, पार्टी के नाम पर बैनर झंडे उठा करके घूम रहे हैं, तो वो तो उन्हीं की हक की लड़ाई है ना, वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? वो अपने नेता से सवाल क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे राजनीतिक दलों की इनसिक्योरिटी और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक साजिश है, कुछ ताकतवर लोगों को और ताकतवर बनने के लिए और देश की सत्ता को कहीं न कहीं लोकतंत्र से राजतंत्र में परिवर्तित करने के लिए। और ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। आप आने वाले समय में आप देखेंगे कि अगर परिसीमन 2026 में लागू नहीं हुआ तो अगली बार हम परिसीमन पर नहीं चर्चा करेंगे, तब हम राजतंत्र पर चर्चा कर रहे होंगे। कारण क्या है, तब तक बन चुका होगा, तब तक 4th 5वीं जनरेशन के लोग सत्ता में होंगे। और आज भी एक बात बताइए, इस बात में कोई संदेह है कि देश की राजनीति पे किन किन लोगों का कब्जा है, किन किन परिवारों का कब्जा है? हम लोग बार बार बात करते हैं कि उनका वर्चस्व है, वो बाहुबली है, कैसे हो जाते हैं? क्योंकि जनरेशन वाइज वो चीज पे उन्हीं का कब्जा है। तो आम नागरिक की बात कैसे सुनी जाएगी? ठीक बात आप देख लीजिए, चाहे उत्तर की बात कर लीजिए, चाहे दक्षिण की बात कर लीजिएगा, तो वो लोग इस बात को क्यों चाहेंगे कि बाकी लोग भी उनकी प्रतिस्पर्धा में शामिल हों? हाँ, अब देखिए बात वहीं पर आ गई ना जहां से हमने बात शुरू की थी। अगर सीटें बढ़ेंगी तो युवाओं को मौका मिलेगा, युवा आगे आएंगे और राजनीति में उनको हाथ फैलाने का मौका मिलेगा। आपको नहीं लगता है? देखिए अगर सीटें बढ़ती हैं, और मैं अगर पीछे जाकर देखता हूं तो अगर भारत में परिसीमन लागू पर रोक नहीं की गई होती तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, हम आज चाइना से आगे होते। क्योंकि अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो हम वहां से गिरना शुरू हुए और चाइना वहां से उठना शुरू हुआ, क्योंकि हमने अपने प्रतिभाओं का ही गला घोट दिया, हमने उनको आगे ही आने नहीं दिया। देश के तरक्की के लिए सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है?
देखिए किसी भी चीज में जब हम युवा को लाते हैं तो वो वहां से सीखता है और एक बैलेंस बनाता है कि वो अपने जो अनुभवी लोगों के साथ काम करते करते चीजों को आगे ले जाता है और उसके साथ उसका अनुभव बढ़ता जाता है। फिर वो शीर्ष पर जब पहुंचता है तो वो अनुभव उसको काम आता है। अब तो टेक्नोलॉजी का भी जमाना है, आप देखिए AI आ गया। अब सोचिए दुनिया में टेक्नोलॉजी का कितना जमाना, और आप देख रहे होंगे कि हमारे जो राजनीति में बहुत वरिष्ठ लोग ऐसे हैं कि जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता नहीं है। तो हम अगर प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं, मैंने क्या कहा कि ऋषि सुनक जाकर के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इस उम्र में जितनी उनकी उम्र है भारत में कोई आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक बात है। तो ऐसा इससे क्या फर्क पड़ता है कि इससे ये फर्क पड़ता है कि जो अभी भी हम बात कर रहे हैं कि इस देश का हर साल कितना युवक विदेश चला जा रहा है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर उसको संभावना नहीं दिख रही है तो वो आगे जाएगा। और संभावना क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि अगर हमारे और आपके बीच में जनरेशन का गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे। हम उस मानसिकता के साथ अपने देश को कैसे विकास के पथ पर ले जा सकते हैं कि जिसमें आपका युवा ही शामिल ना हो? क्योंकि आज का युवा जो है जिस तरीके से देश में आगे बढ़ना चाह रहा है या जिस तरह से पूरे विश्व की राजनीति हो गई है, अगर हम उनको उस तरीके से नहीं तैयार कर पाएंगे तो आने वाले समय में हम क्या कर पाएंगे? ठीक बात है। तो ये सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि जब तक किसी भी फील्ड में, आप एक बात बताइए, एक छोटी सी मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा। अभी IPL का टूर्नामेंट हुआ और एक लड़के वैभव सूर्यवंशी को लाया गया। बिल्कुल ठीक है, 14 साल की उसकी उम्र थी। तो आज जब उसको 14 साल की उम्र में मौका मिला तभी तो उसने अपनी प्रतिभा को साबित किया, टैलेंट दिखा पाया। सही बात है, दिखा पाया ना, पूरे देश के सामने उसने दिखाया। तो वो कैसे दिखा पाया? जब उसको प्रतिभा दिखाने का मौका दिया गया। तो ये जब चीज, अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत सारे युवा इसको देख करके प्रेरित होंगे। ये होता है प्रेरणा, क्योंकि लीडर का काम क्या होता है? लोगों को प्रेरित करना। ठीक बात है। वो लोगों के अंदर वो विचार डालता है कि जिससे लोग उसी तरीके से सोचने लगते हैं, और यही फर्क होता है। आज एक बात बताइए कि हम क्रिकेट की जब बात करते हैं और बाकी खेलों की बात करते हैं तो वहां हम पीछे कैसे रह जाते हैं? क्योंकि वहां कोई लीडर नहीं आपको दिखता है। जब हम भारतीय क्रिकेट की बात करते हैं तो उसमें लीडर दिखते हैं। चाहे आप गावस्कर के समय में चले जाइए, कपिल देव के समय में सचिन तेंदुलकर के, या आते आते धोनी से लेके विराट कोहली या अब तक सुमन गिल तक चाहे, उनको उनके अंदर एक लीडर दिखता है कि मुझे इनके जैसा बनना है। राजनीति में आदमी किसको लीडर माने? सही बात है। जब आप किसी के जैसा बनने की सोचेंगे ही नहीं, और यही जो मैं बात बाकी खेलों की बात कर रहा हूं, उनमें ऐसा लीडर दिखा नहीं जो लोगों को लीड कर पाए, प्रेरित कर पाए कि नहीं आप आइए आगे। आपने देखा होगा कि हरियाणा ने कुश्ती पर ध्यान दिया, भारत ने कुश्ती में कितने मेडल जीत लिए? क्योंकि लोग उससे प्रेरित होते हैं। राजनीति प्रेरणा नहीं देना चाहती है। अब मेरा एक सवाल और इसमें जुड़ जाता है सर, कि जितने भी नेता लोग हैं आज की डेट में, जितना आपने इतनी देर में हमें, जो भी 40-45 मिनट हो गए हमें बात करते हुए, हमें समझाया है, क्या इस बात का ज्ञान नेताओं को भी है? बिल्कुल। मैंने आपको क्या कहा कि सोता हुआ आदमी जो होता है वो जाग सकता है। जागता हुआ आदमी कैसे जागता है? ऐसी बात बताइए कि जो लोग उसी पे रोज काम कर रहे हैं, वहीं उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, संविधान को ही पढ़ रहे हैं, उनको कैसे नहीं पता है? और मैंने क्या कहा कि उस पर चुप्पी क्यों है? आप किसी भी नेता से इस सवाल को पूछ करके देखिए और उसके बाद उसकी राय आप जानिए, फिर वो पता चल जाएगा। सारा गुड़ा भाग होगा उनके अपने क्षेत्र का तो कम से कम होगा ही। इसी वजह से है ना, क्योंकि वो उस प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार नहीं है। मैंने क्या कहा, कंपटीशन जो होता है ना वो काबिल लोगों को जन्म देता है, कमजोर लोगों को नहीं जन्म देता है। अगर आपकी काबिलियत आपके अंदर होगी तो आप हमसे क्यों डरेंगे? ठीक बात है। आप तभी डर रहे हैं जब आपको लगता है कि मैं इनसे काबिल नहीं हूं तो ये मेरी कुर्सी छीन सकते हैं। अन्यथा तो आपको लगेगा कि आप हमारी प्रतिस्पर्धा में, तो आपको और मजा आएगा कि नहीं, आप अच्छी चीज होगी तो हम भी कुछ सीखेंगे या आप भी कुछ हमसे सीखेंगे। तो ये राजनीति में नहीं है। राजनीति में जम जाने की स्थिति है। आज आप देखिए कि लोगों को, मैं एक और उदाहरण आपको दूंगा कि नानाजी देशमुख को भारत रत्न दिया गया। ठीक है। और नानाजी देशमुख ने ये कहा था कि 60 साल के व्यक्तियों, उम्र से ज्यादा के व्यक्ति को राजनीति में किसी भी पद पर नहीं रहना चाहिए। कहा नहीं था, उन्होंने मंत्री पद त्याग दिया था उसी आधार पर।
और उनको भारत रत्न दिया गया। तो भारत रत्न दिया गया था तो उनकी बात मान ली जाए, कुछ तो उनसे सीखा जाए। अगर ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा आपका बयान। मैंने क्या कहा कंट्रोवर्शियल? 60 साल से ज्यादा वालों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ये मेरा नहीं बयान है, ये उन्होंने कहते हुए मंत्री पद छोड़ दिया था, उनको मंत्री पद ऑफर किया गया था और उन्होंने छोड़ दिया था, ये मेरा बयान नहीं है। तो अगर उनको हम भारत रत्न देते हैं तो इसका मतलब है ना कि हमको उनसे सीखना चाहिए। तो हम उनसे क्या सीख रहे हैं भाई? यही तो होता है हमारे यहाँ। तो अगर हम सनातन परंपरा में चले जाए तो हमारे यहाँ तो एक होता है ना कि एक उम्र के बाद आदमी सन्यास ले लेता है। वामप्रस्थ तो बहुत पहले आ गया जाता है, सन्यास की भी प्रथा है। लेकिन अगर राजनीति ऐसा नहीं कर रही है, अब आप अपने युवाओं के पीठ पर बैठ करके अगर आप राजनीति करेंगे तो आप विकास कैसे कर पाएंगे? सही बात है। इस चीज को तो आपको सोचना ही पड़ेगा ना कि भाई आप किसी भी फील्ड में आप देखिए कि लोग एक दूसरे को देते हैं। एक परंपरा होती है कि आपका जो ज्ञान होता है, अनुभव होता है, आप दूसरों में ट्रांसफर करते हैं और वो परंपरा बनी रहती है। सिर्फ राजनीति में ऐसी परंपरा क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि वो ब्लॉक हो जा रहा है। उसके बाद अब जेपी के साथ मैंने क्या कहा कि उन्होंने एक परंपरा दी। भारत के लोकतंत्र में इतने लोगों को उन्होंने लाके खड़ा कर दिया कि उसी के बेस पे आज 50 साल देश चला है। अब आप किसके बेस पे चलाने वाले हैं जब नए नेता आपके पास है ही नहीं? आज आप राजनीति में कितना मजाकिया चीज हो गया कि 30 लाख की आबादी पर हमारे पास एक सांसद है, और सांसद फुल टाइम नहीं है, वो पार्ट टाइम राजनीति कर रहे हैं। आज इस देश के सांसद में बैठे कम से कम 10% लोग ऐसे होंगे कम से कम जो और फील्ड में काम कर रहे हैं। वो अभिनय में हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स में हैं, बिजनेस में हैं, वो कर रहे हैं। आप एक बात बताइए कि जहां पहले से ही क्राइसिस है वहां पार्ट टाइम लोगों के साथ राजनीति कर रहे हैं। और आज राजनीति का स्तर कितना गिर गया है कि नेता पार्टी के दफ्तर के बाहर टिकट मांग रहा है। एक जनप्रतिनिधि अगर एक पार्टी के दफ्तर के बाहर टिकट मांग रहा है और उसके आधार पर वो राजनीति करता है तो जनता की आवाज कैसे सुनेगा? उसको तो चुनाव के दौरान जनता के बीच होना चाहिए ना, पार्टी कार्यालय के उसको चक्कर लगाने की क्या आवश्यकता है? फिर डिबेट बहुत बड़ी हो जाएगी सर। देखिए चुनाव होता है, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, आदमी सोचता है कि भाई इतना खर्च किया तो हमें निकालना भी तो है 5 साल में। एक ऊपरी बात मैं कह रहा हूँ आपसे, पैसे का भी तो खेल है। नहीं तो ये खेल कैसे बना जब संख्या कम हुई? सारा अगर हम इस पे आ जाएंगे तो डिमांड सप्लाई क्या हो गया ना कि जब संख्या कम हुई, अब जैसे मान लीजिए कि आप सीट जब तक खाली नहीं करेंगे तब तक खाली नहीं होगी, और अगर गिनती के कुछ सीटें खाली होती हैं तो उसकी डिमांड होती है। तो ये परसिमन का ये भी तो नुकसान है बिल्कुल कि अगर सीटें रुकी फ्रीज नहीं होती तो सीटें बढ़ती तो हर समय मौका लोगों को मिलता, तो इतनी डिमांड होती नहीं। तो अब इतनी डिमांड नहीं होती तो उसकी प्राइस नहीं लगती, बोली नहीं लगती, चुनाव में इतना पैसा भी नहीं खर्च होता और जनता के बीच का नेता होता तो वो पैसे क्यों खर्च करेगा? वो तो आपने अगर हम 25-30 साल पहले भी चले जाएं तो चुनाव में पैसे नहीं खर्च किए जाते थे। जनता खुद सहयोग करती थी नेताओं को, वो हर तरह का सहयोग देती थी। तो ये जो प्रथा बदल रही है, जब आप एक इन्वेस्टर के तौर पर राजनीति में इन्वेस्ट करेंगे तो भला कैसे हो सकता है देश? ठीक बात है। एक आखिरी सवाल आपसे, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत बड़ा हथियार बन सकता है इस मुहिम में सोशल मीडिया, आपको नहीं लगता? या फिर सोशल मीडिया दोधारी तलवार है? देखिए वो विषय पे मैं दोधारी तलवार पे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस देश का युवा जागरूक है, उसको इस बात की समझ है। और आज के डेट में मैंने क्या कहा कि जो आने वाला वक्त है वो इसी चीज़ को लेकर के है, क्योंकि जब जब ये चीज़ें हुई थी तब ये सारी चीज़ें नहीं थी। जैसे तो 1976 की हम जब बात कर रहे हैं, जब पहली बार रोक लगाया गया तो ये चीज़ नहीं थी। उस तरह की चीज़ों को 2001 में भी इस तरह से इंटरनेट और सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन जब अब 26 की बात हो रही है तो मैं इस बात पे दावे से कह रहा हूँ कि अब युवा नहीं चुप बैठेगा। और जो अभी तक के उसमें जो एक सबसे बड़ा पॉइंट था, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसको हम लोग मिस कर रहे थे, महिला आरक्षण बिल। जी, क्योंकि महिला आरक्षण बिल 2023 में पास तो हो गया, लेकिन महिला आरक्षण बिल तभी लागू होगा जब परिसीमन लागू होगा, उसकी शर्त है। तो अगर महिला आरक्षण बिल का कोई औचित्य बचता है अगर परिसीमन लागू नहीं होता है तो तब तो आरक्षण भी गया। आरक्षण गया क्या? अभी तो मिल ही नहीं रहा, गया ही है। क्योंकि देखिए मूल भावना को इसको समझना पड़ेगा। 23 में बिल पास हुआ, 24 में लागू हो जाना चाहिए था, 24 में उस आधार पर चुनाव होना चाहिए। परिसीमन के साथ उसको जोड़ करके क्या हुआ कि आप मांग भी नहीं सकते और आपको मिला भी नहीं।
तो और कहने को ये भी हो गया कि हमने दे दिया। मैंने क्या कहा कि आपको दे भी दिया गया और आपको मिला भी नहीं। इसको कहते हैं राजनीति, जो आपकी आंखों के सामने किया गया। और इस पर देश की राजनीति में मैंने क्या कहा, जो आप महिला राजनीति की बात हम लोग शुरू में चर्चा की कि आप ये सोचिए कि इस देश में महिला राजनीति का स्तर कितना निम्न है कि उनके साथ इतना बड़ा खेल कर दिया गया और उस पर किसी ने एक शब्द नहीं बोला। ये तो धोखा हुआ सर। अब मैंने क्या कहा कि इतनी बड़ी बात हो गई और उस पर आप बोल नहीं पाए, तो इससे पता चलता है ना कि आपकी राजनीतिक स्थिति कितनी बड़ी हो सकती है। ठीक बात है। क्योंकि आपके अधिकार के साथ आपकी आंखों के सामने इतना बड़ा धोखा हो रहा है। तो सवाल यही उठता है कि जब तक इसको गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, और गंभीरता से लेगा कौन? जब आप उस सीट पे बैठे हैं तो आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क मुझे पड़ना चाहिए क्योंकि मैं नहीं हूं वहां पे। ठीक बात। तो जो अगर युवा नहीं है वहां पर, SC ST की जो हम बात कर रहे हैं कि जिनको रिजर्वेशन मिला है वो वहां पर नहीं है, महिलाएं जो आधी आबादी हैं, जो इतने दिनों के बाद उनको अगर आरक्षण की मिल रहा है राजनीति में, वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रही हैं, तो उसके लिए दोषी कौन है? वो हर व्यक्ति वो दोषी है जो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहा है। और अपने अधिकारों के लिए वो जो आपके अधिकार को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया आपका लोकतंत्र, आपकी सांसद, अगर आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने लोगों के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, तो लोकतंत्र का क्या मतलब बनता है? ठीक बात है। तो उससे अच्छा तो आप किसी भी व्यवस्था में रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको इस तरह की व्यवस्था की कोई आवश्यकता ही नहीं बचती है। तो मेरा हमेशा से मानना है कि हर व्यक्ति को, हर आम आदमी को इस बात को जानना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। बिल्कुल। हमारे देश की राजनीति चल किधर रही है। हम अमेरिका की राजनीति पर चर्चा करें, ब्रिटेन की राजनीति पर चर्चा करें, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमें केवल सपने दिखाने से, सपने अगर आप कोई दिखा रहा है और आप सपने देख रहे हैं तो आप गलत हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि ये सपने की सच्चाई क्या है। बिल्कुल। क्या जो हमें दिखाया जा रहा है वास्तविक है? हम विकसित देश का सपना देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं, लेकिन उसका आधार क्या है? हम उस पथ पर जब चलेंगे तब हमें विकसित भारत मिलेगा। और उस पथ पर चलने के लिए सबसे पहले हम मानसिक रूप से तो मजबूत हों। जो 50 सालों से इस तरह के हम षड्यंत्र के शिकार हैं, अगर उसी में हम दबे रहेंगे, उन्हीं व्यवस्थाओं के साथ हम चलते रहेंगे, तो हम तो अपनी सोच को आगे नहीं रख सकते हैं, तो विकास की बात कहाँ से कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जो युवा है या फिर जो हमें सुन पा रहे हैं, उनको बहुत सारी जानकारी इस पॉडकास्ट के ज़रिए मिली होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ संभव है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बहुत सहूलियत मिली होगी, बहुत सारी ज्ञान की बातें मिली होंगी लोगों को। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।